हेलो फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम टॉपिक करेंगे हम कवर न्यूक्लियस। आप मेरा नाम जानते ही, मेरा नाम है उत्साह और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 द सेल, क्लास 9th NCERT सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कि सेल को डिस्कवर कैसे किया, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा उससे अगले लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो न्यूक्लियस इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। एक महाशय थे, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन होता है। हमारी ब्रेन हमें कमांड देती है और हम कुछ काम कर पाते हैं, हम खाना खा पाते हैं, हम बोल पाते हैं। मैं आपको ये लेक्चर बता रहा हूँ, ये भी मेरी ब्रेन की कमांडिंग की वजह से ही हो रहा है। ऐसे ही न्यूक्लियस सेल को कमांड देता है। सेल के सारे फंक्शंस जो भी हो रहे हैं, सारे फंक्शन वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की कमांडिंग से ही हो रहे हैं। न्यूक्लियस चाह रहा है तो हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। जैसे कि हमारे अंदर ब्रेन है, वो हमें कमांड देता है, ऐसे न्यूक्लियस सेल को कमांड देता है। तो ये तो आप सिंपल पॉइंट याद रख सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज़ अ मेजर रोल इन सेल। हमने जब इतना सारी हम बात कर ही रहे हैं तो सिंपल बात है भाई, इट हैज़ अ मेजर रोल इन द सेल। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन। ये बात भी आपको समझ आ गई। सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा, सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा। तो हम अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रफ काम किया है दिखाने के लिए, ताकि और अच्छे लेवल हो पाए। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। कौन सा पेन इसको रिवाइव कर लेते हैं। देखिए, ग्रीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूक्लियस में आपको ना 5 चीज़ें याद रखनी है। आउटर मेम्ब्रेन, जैसे हमारी सेल की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होंगे कुछ पोर्स जहाँ से चांसेस ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो उनको कहेंगे न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर होगा एक क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। वो याद रखना है आपको। एक और चीज़ याद, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसको याद रखना है। और जैसे कि हमारे सेल में होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या क्या चीज़ें हैं, तो न्यूक्लियर पोर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी हर थोड़े थोड़े गैप में कुछ यहाँ पे पोर्स छोटे छोटे हैं। यहाँ पे स्पेस है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इनमें से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये अंदर, अब देखिए अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारे पास? क्रोमैटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियोलस, ये जो गोल स्ट्रक्चर है बड़ा सा, ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस। ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है, ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, इट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब तो ये है न्यूक्लियर एनवलप। जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन, वो सेल के आउटर उसमें कवरिंग में हम उसे कहते हैं सेल, जो हमारा कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन से होता है कवर। ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप से कवर होते हैं। ये देखो, ये जो है यहाँ पे, तो इतना आपको समझ आई गया होगा, आई होप सो। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे पढ़ चलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमने जो पढ़ा ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। व्हेन वी परफॉर्म एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सेल अंडर माइक्रोस्कोप, वी यूज सेफिन, आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू टू स्टेन द सेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि हम किस केमिकल सब्सटेंस से स्टेन करते हैं सेल को, ताकि हम उसे देख पाए एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त। तो आप इनमें से मतलब कोई आंसर दे सकते हैं। हम उसे या तो सेफिन से कर सकते हैं मैम, यस सर, या हम उसे आयोडीन से कर सकते हैं, या मिथाइलिन से कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। मैंने आपको बता ही दिया, ये न्यूक्लियर पोर्स है। इनकी मदद से ही जो ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर प्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड है। आप क्या होगी कैसे, ये देखो ना,
ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये इस बाहर वाली साइड में है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली साइड में है इनर मेम्ब्रेन, बस सिंपल। तो आगे कहते हैं हम द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब सेल डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं हम सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 न्यू सेल्स। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें जो 2 सेल्स होते हैं वो मतलब एक जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब कि सेल की रिप्रोडक्शन होती है इसमें। तो न्यूक्लियस का तो बहुत प्ले अ सेंट्रल रोल, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसकी कमांडिंग पे ही होएगा सब कुछ। तो आगे कहते हैं इट परफॉर्म्स ऑल द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हमने पढ़ लिया। वी कैन ऑल्सो से दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, मैंने आपको बताई दिया, ऊपर दिखा दिया, ये फिर से देख लेते हैं हम। ये रहा न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस हमने देख लिया। इट कंटेन्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो। This thread-like structure are only seen during the cell division because these thread-like structures get converted into rod-like structures. अभी जैसे ये थे बिल्कुल थिन है थ्रेड-like स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस आपको पता ही है सेल कितना छोटा होता है, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, वो कितना छोटा होगा सोचो। उसके अंदर एक थ्रेड है, सेल है, हमारी बॉडी का एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जाके क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो कैसे दिखेगा हमें, कितनी मुश्किलों से दिखेगा, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब लिखा हुआ नीचे दीज रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इन रोड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the offsprings or to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules. तो क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन को मतलब अपने पास कंटेन करते हैं, ठीक है, फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। मतलब आपको पता ही है पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनमें पेरेंट्स के कुछ गुण जाते हैं। गुण मतलब कि अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मम्मा के बाल काले हैं तो बच्चों के भी काले होंगे, पापा की आंखों के वो जो है रेटिना वो अगर ब्लैक कलर का है तो बच्चों का भी होगा, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं। अगर वो इंटेलिजेंट थे तो वो इंटेलिजेंट है, जैसे डिसीज़ में होता है हेरिडिटरी डिसीज़ कहते हैं। अगर वो किसी चीज़ के पेशेंट थे तो आगे बच्चे भी उस चीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, संभावना होती है, ठीक है। So chromosomes contain information for inheritance of features from parents to the offsprings or to next generation in the form of DNA. DNA की फॉर्म में ये सारे फीचर्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA प्रोटीन्स, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो स्कूल के पेपर में मेरे क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स की वो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ विच सब्सटेंसेस। तो मैंने आंसर था यही DNA एंड प्रोटीन्स। So DNA contain information necessary for constructing the cell and for organizing cell. So जो DNA है ना, it contain information for necessary for constructing the cell. इसके पास information होती है for the constructing of cell, necessary for the construction of cell and for organizing cell को organize करने के लिए। function segments of DNA are called G में। जीन्स आर द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ, जो जीन्स होते हैं उन्हें इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। अब आप क्या हो गया सर, अभी तो आपने कहा डीएनए, तो डीएनए की तो है फंक्शनल सेगमेंट, ये डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं? जीन्स। तो जीन्स का ये पर्टिकुलर फंक्शन है कि ये कैरी करेंगे। तो इन द सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, मतलब कि उसमें जो डीएनए होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। इट इज़ ओनली विजिबल एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, मैंने ऊपर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, और मतलब कि जब सेल रिप्रोड्यूस होने वाला होगा, तो जब सेल क्या कहते हैं वो होने वाला होगा, 2 अलग अलग सेल्स में बंटने जा रहा होगा, जब सेल रिप्रोड्यूस होने जा रहा होगा,
तब ही हम इनको देख सकते हैं इन एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन के वक्त ही दिख पाएंगी। पहले तो थिन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, अब हो गई हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दे लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इन सच ऑर्गेनिज्म देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल, द न्यूक्लियस, सेल नहीं द न्यूक्लियस। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोट्स। तो हम उसके बारे में ही आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देयर न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनकी जो न्यूक्लियस होगी ना वो कवर्ड ही नहीं होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तभी तो हमने कहा कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, क्योंकि उनके क्या कहना है कि उसका जो, अब आप एक बात समझ सकते हैं, इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो ऐसी साइटोप्लाज्म में घूम रहा है। अगर इसके पास वही नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उसके अंदर का सारा कंटेंट जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म में बिल्कुल खुले घूम रहा है। The chromatin material is in the cytoplasm of the cell. The region where chromatin material is present in the prokaryotes is called nucleoid. तो अब उसी रीजन को कह दिया, जैसे यहाँ पे ये देखो क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा होगा, यहाँ जहाँ पे ये है ना क्रोमेटिन मटेरियल, इसी को कह दिया बैक्टीरियल इनमें सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं कहना, न्यूक्लियोइड नाम रखा है न्यूक्लियोइड। तो एग्जाम्पल है इसका एक बैक्टीरिया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पार्ट्स हैं कुछ बैक्टीरिया के। ये फ्लैजेल है बैक्टीरिया, पूछ उसकी बैक्टीरिया की। ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से, ये मीजोसोम, सेल वॉल, कैप्सूल, ये सब। ठीक है, तो हमें तो मेन क्या करना है इसमें, ये सब लेबलिंग का तो कुछ है नहीं हमारे पास। हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया सेल, और हमें देखना था कि जो रीजन है जहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल एक साथ झुंड में इकट्ठा हो रखा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो बात है हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। द ऑर्गेनिजम्स which do not lack a well defined nucleus are called eukaryotic organisms। जिनके पास well defined nucleus होता है उनको कहेंगे हम यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं होता उनको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। सॉरी, they have a well defined nucleus that is surrounded by a nuclear membrane। के पास well defined nucleus है जो nuclear membrane से surrounded है। The chromatin material does not lie in the cytoplasm, instead of it lies in the nucleoplasm। बस अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो साइटोप्लाज्म में था, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में है। वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पे वेल डिफाइंड है। वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, मतलब वहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर आपसे कहें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में था बैक्टीरिया सेल। तो अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की ये कैसे दिखते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स। तो ये सब पार्ट्स हैं, ऐसे दिखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी काम आए जो अभी पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में 9th या 8th में। क्योंकि ये फ़ायदे वाली वीडियोस हैं, इनमें मैंने कुछ भी बेकार नहीं डाला, सिर्फ सब कुछ कंटेंट के हिसाब से डाला है, और सब कुछ जो मतलब फालतू का कुछ नहीं है, सब कुछ जो जितना पढ़ना है हमें उतना ही डालना है, और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत। तो थैंक यू फ्रेंड्स।